वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे सर, हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अपने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 455 में अबाउट डोरमेंट कंपनीज। और ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव के सेटिंग अप के सब्जेक्ट में, एसबीईसी के सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक खास तौर पे पढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो डॉर्मेंट कंपनी है, ये हम लोग अपनी क्लास में तो पढ़ते ही हैं, बट उसके अलावा मेरे को ऐसा लगा कि आपको इनके फॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ तो हम 5 फॉर्म्स पढ़ते हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर होते हैं। आज मैं उन्हीं फॉर्म्स को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिससे कि हम देख पाएँ कि सर उन फॉर्म्स में डॉर्मेंट कंपनीज के रिगार्डिंग हमको जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो क्या होती है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में खास करके उन बच्चों को तो हेल्प होगी ही होगी जो एसबीईसी पढ़ रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो उन प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी रिसेंटली में ही जनवरी में अमेंडमेंट आई है और उस अमेंडमेंट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मैं एक बात और शेयर कर दूं कि जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने जा रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट हम देखने जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट किस तरीके से जून अटेम्प्ट वाले बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होगी ये हमको देखना होगा। क्योंकि सर ये जो अमेंडमेंट है ये दिसंबर में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो होगी, बट जून अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से एमसीए ने अमेंडमेंट्स की और अमेंडमेंट्स करके किस तरीके से पहले के कंपैरिजन में इन फॉर्म्स में क्या चेंजेस हुए, वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे मान के चलूंगा कि स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच लेवल इस चीज़ को देखें कि कैसे हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे सर, आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है एमसीए की। मैं वापस से डालूंगा mca.gov.in। ये वेबसाइट जब आपके सामने खुलती है सर तो इसका होम पेज आता है और उसके होम पेज के नीचे सर आपको ये बहुत सारी नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं अंडर द टॉपिक ऑफ व्हाट्स न्यू, कि एमसीए ने क्या क्या नई नई चीज़ें की हैं। अगर आप इस व्हाट्स न्यू पे नीचे देखेंगे तो बहुत सारी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो भी अभी रिसेंटली में अमेंडमेंट्स आई हैं। ये एमसीए क्या करता है, डेट वाइज यहाँ पे अपडेट कर देता है। और मैं तो क्या बोलता हूँ कि एमसीए की वेबसाइट इज़ लाइक अवर मंदिर। हमको सुबह सुबह रोज़ मत्था टेकना चाहिए ये देखने के लिए कि एमसीए की वेबसाइट पे क्या चेंजेस आए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि व्हाट्स न्यू के टैब में आप अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे जो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके। तो इसी में आपके सामने एक अमेंडमेंट है 20th ऑफ जनवरी की अंडर द हेडिंग ऑफ कंपनीज मिसक्लेनियस अमेंडमेंट रूल्स। जब हम इस मिसलेनियस अमेंडमेंट रूल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ना देखिए एक ऑफिशियल गैजेट में प्रिंटेड ये अमेंडमेंट रूल्स आपके सामने आ जाते हैं। ये रूल्स जब आप देखते हैं तो सर ये हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। और इन रूल्स में अगर आप देखेंगे तो सर अमेंडमेंट हुई है। मैं खास तौर पे आपको इंग्लिश वाले पोर्शन पे ले जाता हूं क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। तो डोरमेंट कंपनी की अगर हम बात करें सर, तो डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में एक्सप्लेन्ड है और सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट यूज टू टेल अस एवरीथिंग अबाउट डोरमेंट कंपनी। लेकिन जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 455 है वो अधूरा है इस मिसलेनियस रूल्स के बिना। इस रीजन की वजह से हम लोग को साथ में रूल्स भी रेफर करने होते हैं। जो अमेंडमेंट आई है वो आई है रूल्स में। तो रूल्स के रिगार्डिंग जो आपके सामने अमेंडमेंट है वो आपके सामने, मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने अमेंडमेंट आई है और अगर हम अमेंडमेंट को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ पे सर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट किस में है। ये जो पावर्स हैं वो सेक्शन 455 के थ्रू एक्सरसाइज की जा रही हैं और जो अमेंडमेंट की गई है उस अमेंडमेंट को किया गया है किसमें, कंपनीज मिसक्लेनियस रूल्स 2014 और उसके रूल 3 के प्रोवाइजो में अमेंडमेंट की गई है। अब रूल 3 का प्रोवाइजो क्या था, कैसे था, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर जब हम लोग ये डोरमेंट कंपनी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम लोगों ने, सब बच्चों ने, जिन बच्चों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है उनको ये पता होगा सर कि इसमें फॉर्म होते हैं एमएससी करके। और एमएससी एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, मिसक्लेनियस का। तो एमएससी 1, एमएससी 2, एमएससी 3, एमएससी 4 एंड एमएससी 5, ये 5 फॉर्म्स हैं सर जो गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक तौर करते हैं। अगर मैं और थोड़ा सा क्लियर करके एक जगह पे लिखूं तो हम लोग ऐसे कहते हैं सर कि एमएससी 1, एमएससी 2, एमएससी 3, एमएससी 4 एंड एमएससी 5। और अगर मैं आपको बोलूं तो जो एमएससी 2 और एमएससी 5 है ये तो सर सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है तो जैसे आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देता है कि नाउ योर कंपनी इज अ डोरमेंट कंपनी, नाउ योर कंपनी हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। तो वो जो आपको स्टेटस देता है वो सर्टिफिकेट इशू करके देता है। और वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है सर, वो सर्टिफिकेट होता है अंडर एमएससी 2।
फिर इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए एक बार आपने अपनी कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस दिलवा दिया एंड आफ्टर दैट आप उस डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को वापस से एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इन दैट सिचुएशन जब आप एक्टिव कंपनी का स्टेटस ले लेते हो तो आरओसी आपको फिर से एक नया सर्टिफिकेट देता है, और वो जो नया सर्टिफिकेट होता है वो होता है एमएससी 5 में। तो एमएससी 2 और एमएससी 5 ये दोनों तो बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। तो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो ये एमएससी 2 और एमएससी 5 है इसमें कोई चेंज नहीं है, और ये कोई एज सच फॉर्म हमको फिलअप भी नहीं करना होता क्योंकि ये तो आरओसी देता है हमको। तो इन फॉर्म्स को तो हमको पढ़ने की खास रिक्वायरमेंट ही नहीं होती क्योंकि ये तो एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है कौन, आरओसी टू अ पर्टिकुलर कंपनी, जिस कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिला है या जिस कंपनी को एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिला है। लेकिन सर हमारे लिए भी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्म हो जाते हैं, एमएससी 1, एमएससी 3 एंड एमएससी 4। अगर मैं स्पेसिफिक तौर पे इसके रिगार्डिंग आपसे बात करूं तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर जो एमएससी 1 फॉर्म है, ये एमएससी 1 फॉर्म किसके बारे में बात करता है। सर ये कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अगर चाहिए तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है वो कंपनी के द्वारा फाइल की जाती है। इट इज़ यूज टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी जब एक एप्लीकेशन फाइल करती है, इसलिए एप्लीकेशन फाइल करती है वो आरओसी को कि भाई आरओसी मेरे को आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए, तो उसके लिए फॉर्म फाइल करती है कंपनी एमएससी 1। एमएससी 1 में ना अच्छा बहुत सारी अटैचमेंट्स जाती हैं। इन अटैचमेंट्स के बारे में एमएससी 1 के बारे में सारी बातें लिखी हैं रूल 3 में, और अगर आप खास तौर पे देखें तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि अमेंडमेंट भी किस में आई है, रूल 3 में ही आई है। तो हो क्या रहा था कि रूल 3 की वजह से ना हमको एमएससी 1 में 2 अटैचमेंट्स लगानी होती थी, जो अब लॉ मेकर ने इन 2 अटैचमेंट्स में क्या कर दी है, रिलैक्सेशन दे दी है, और बोला कि पहले ये 2 अटैचमेंट एमएससी 1 में लगती थी बट अब नहीं लगती। ठीक सर, तो इसके बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। इसके अलावा सर हमारे पास होता है एक एमएससी 3 फॉर्म जो होता है रिटर्न ऑफ द डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को रिटर्न फाइल करनी होती है एंड दैट इज यूज्ड टू बी इन एमएससी 3। फिर एक फॉर्म आता है सर एमएससी 4, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, कि अगर एक कंपनी को ऑलरेडी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल चुका है एंड नाउ दैट पर्टिकुलर वांट्स कि उसकी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कन्वर्ट हो जाए इनटू अ एक्टिव कंपनी, तो वो एमएससी 4 में एप्लीकेशन लगाती है। तो अगेन एप्लीकेशन एमएससी 4 में किसके द्वारा लगाई जाती है, बाय कंपनी। एप्लीकेशन लगाई जाती है कंपनी के द्वारा। तो एप्लीकेशन लगाई जाती है बाय कंपनी और वो लगाती है एमएससी 4 में। तो सर 2 एप्लीकेशन लगती है, इसका मतलब एक एमएससी 2 में, एक एमएससी 1 में सॉरी, और एक एमएससी 4 में। एमएससी 1 में एप्लीकेशन कंपनी लगाती है कि उसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाए। एमएससी 4 में डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाने के बाद कंपनी इसलिए लगाती है एमएससी 4 में एप्लीकेशन आरओसी को कि उसको वापस से एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हमारे लिए ये 3 फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज हम इस पर्टिकुलर जब अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पे इन 3 फॉर्म्स का रिलेवेंस क्या है, क्योंकि पहले फॉर्म्स के फॉर्मेट अलग थे और अभी फॉर्मेट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो एमसीए ने नए फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। लेकिन ये नए फॉर्म्स अभी एमसीए V3 वर्जन 3 पोर्टल आया है, और उस नए पोर्टल में अभी बहुत सारी कमियाँ हैं जो धीरे धीरे करके मिनिस्ट्री ठीक कर रही है, बट अभी तक ये फॉर्म्स डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं आए हैं। तो मैं आपको इसीलिए रूल्स को जो है, जो अमेंडमेंट रूल्स हैं उसी में जो फॉर्मेट है उसी के थ्रू आपको ये दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर जब हम रूल 3 का प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोला गया इन द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज 4 द वर्ड्स लेटर्स एंड इनक्लोजिंग द सेम विद फॉर्म एमएससी 1 नाउ शैल बी ओमिटेड, कि जहाँ पर आप रूल 3 का प्रोवाइजो पढ़ेंगे उस प्रोवाइजो के क्लॉज 4 में अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये लाइन पहले आपको लिखी मिलती थी बट अब वो ओमिट हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ओमिट हुआ है। फिर सेम उसी तरीके से आप क्लॉज 5 में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा एंड अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड इज इनक्लोज्ड विद एमएससी 1, ये भी क्या हो चुका है, ओमिट हो चुका है। और कब से ओमिट हुआ है, अगर आप डेट देखें तो हम लोगों ने बोला कि ये जो नोटिफिकेशन आई है वो नोटिफिकेशन आई है कब, 20 जनवरी 23 को, लेकिन ये इफेक्टिव कब से है, 23 जनवरी से। तो प्रेजेंट टाइम पे ये इफेक्टिव हो चुकी है। लेकिन सर जो आईसीएसआई बोलता है कि अमेंडमेंट्स की कौन कौन सी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है हमारे जून अटेम्प्ट के लिए, तो वो स्पेसिफिकली कहता है कि सर जो पिछला 30 नवंबर था उस 30 नवंबर तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स थी वो जून अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो तब तक तो ये अमेंड हुआ नहीं था, तो अभी मैंने भी अपनी क्लासेस में वही कराया है सर जो आपके जून अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल सही है, बट जब हम दिसंबर अटेम्प्ट की बात करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स में चेंजेस आ जाएंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले ना एक बार रूल्स भी दिखा देता हूँ सर कि रूल्स में क्या लिखा हुआ था, उन रूल्स में ऐसा क्या था जो मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली कराया। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा रूल नंबर 3।
सर जब आप स्क्रीन पे रूल नंबर 3 देखेंगे ना, तो उस रूल नंबर 3 में आप नीचे एक प्रोवाइजो देखेंगे। ये देखिए, ये प्रोवाइजो लिखा हुआ है। इस प्रोवाइजो में अगर आप देखें तो प्रोवाइजो में दो जगह चेंजेस थे सर। एक था क्लॉज 4 में चेंज, देखिए मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। एक था क्लॉज 4 में चेंज और एक था क्लॉज 5 में चेंज। जब हम क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमको पता लगता है सर कि पहले क्या होता था कि अगर कंपनी के पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन है, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो इन दैट सिचुएशन वो जो पर्टिकुलर कंपनी होती थी, उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या बोला जाता था कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, तो सिचुएशन में अगर आपका वो आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, वो पेंडिंग है, तो आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर लोन के रिगार्डिंग एक इनक्लोजर दीजिए, एक इनक्लोज करिए एमएससी 1 में एक पर्टिकुलर लेंडर से लिया हुआ सर्टिफिकेट। या हम ऐसे बोलते थे कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग डेट है, तो उस आउटस्टैंडिंग डेट के दौरान आप पहले लेंडर से अप्रूवल लीजिए कि उसको आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिलवाने में या लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब एक कंपनी ऐसी है जिसने आउटस्टैंडिंग लोन लिया हुआ है और उसका आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, और वो अनसिक्योर्ड लोन अभी आउटस्टैंडिंग है, रीपे तो हुआ नहीं है, तो कंपनी अपने लेंडर से एक बार परमिशन मांग रही है कि लेंडर हाथ जोड़ के माफ़ी, आपका लोन तो हम अभी रीपे कर नहीं पाए हैं, लेकिन हम अपनी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देना चाहते हैं, तो लेंडर आप क्या करिए, अपनी अप्रूवल दे दीजिए। तो होता क्या था, लेंडर जो भी अप्रूवल देता था वो एमएससी 1 में अटैच की जाती थी, बट अभी वो अटैच नहीं करनी, अभी वो अटैच नहीं करनी। फिर इसी तरीके से क्लॉज 5 की अगर हम बात करें तो क्लॉज 5 में बोला जाता था कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट एंड द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कि कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और अगर डिस्प्यूट होता था तो आरओसी आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देता था। अगर आउटस्टैंडिंग लोन्स होते थे तो आरओसी आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देता था, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता था। बट अभी क्या है, अभी भी ये सारी बातें यहाँ पे ऐसे ही लिखी है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट, लेकिन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आपको कंपनी को एक सर्टिफिकेट लगाना होता था और अटैच करना होता था, किसके साथ, इनक्लोज करना होता था एमएससी 1 के साथ, बट अब आपको ये अटैच नहीं करना। तो अभी जब क्लॉज 4 है ना, जो रूल 3 के प्रोवाइजो का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है, वो एज इट इज ऐसे है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये इसका रिगार्डिंग जो प्रूफ होता था वो इनक्लोज करना होता था एमएससी 1 में, बट अभी आपको वो इनक्लोज नहीं करना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें कि आज किसी कंपनी को अगर हमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देना है, तो हमको ये दोनों चीज़ें अब अटैच नहीं करनी जो पहले करनी होती थी। तो ये सबसे बड़ा चेंज था जो मेरे को आपको हाईलाइट करना था। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो हमारे सामने फॉर्म दिए हुए हैं सर, फॉर्म एमएससी 1, एमएससी 3 एंड एमएससी 4। तो इन फॉर्म्स के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं तो देखिए आपके सामने सबसे पहले आया फॉर्म नंबर एमएससी 1, और देखिए जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन दी जा रही है इस पर्टिकुलर फॉर्म में किसको, आरओसी को। एप्लीकेशन कौन दे रहा है सर, कंपनी दे रही है। किस लिए आरओसी को हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, की आरओसी हमको क्या दे दीजिए, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए। और कहाँ लिखी हुई है ये बात, सेक्शन 455 में लिखी हुई है, और साथ में रूल 3 में लिखी हुई है। कौन से रूल में, कंपनीज मिसक्लेनियस रूल्स 2014। अब इस फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे सबसे पहले तो आपसे यही पूछा गया कि आप जो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगा रहे हो, ये खुद लगा रहे हो या आरओसी ने आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देने की बात कही है, इस वजह से लगा रहे हो। तो ये येस और नो वाली बात है। उसके बाद आपके कंपनी का सिन नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नीचे आती है सर। जैसे हाँ, आपने अपनी कंपनी को अगर इंस्टॉलमेंट कंपनी का स्टेटस दिलवाना है तो हम पढ़ते थे सर कि आपको ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है फ्रॉम योर मेंबर्स, कंसेंट लेनी होती है अपने मेंबर्स से। तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया था, तो किस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया था, और जैसे ही आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया होगा तो आपको MGT 14 फाइल करना हुआ होगा। तो आपने किस दिन MGT 14 फाइल किया, उसका SRN नंबर डाल दीजिए, बस खाली डेट डालने की जरूरत नहीं है। SRN के थ्रू आरओसी खुद क्रॉस चेक कर लेगा। फिर हम ऐसे भी बोलते थे सर, अगर आपकी कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड है, तो जो आपकी कंपनी स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर गवर्नड है तो उसके रेगुलेटर की भी एनओसी चाहिए होती थी कि उसको इस कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिलवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका रेगुलेटर होता था, जैसे आरबीआई है, सेबी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो ट्राई है, TRAI है। तो ये बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो अपनी अंडर गवर्न होने वाली कंपनीज को एनओसी देती हैं अगर उस पर्टिकुलर कंपनी को कभी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए। तो अगर आपको एनओसी मिला है तो डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द एनओसी वो, और नीचे आपको अटैच भी करना पड़ेगा। अभी हम नीचे जब हम बात करेंगे तो अटैचमेंट्स की भी बात आएगी। फिर यहाँ पे आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स की डिटेल्स दे रहे हैं, तो डिटेल्स ऑफ योर कंपनी डायरेक्टर्स की, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में कितने हैं, जितने आप डालेंगे उतने नीचे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 आ जाएगा। आप उसमें दिन नंबर डालिए, उसमें नाम डालिए, उसमें डायरेक्टर का डेजिग्नेशन सेलेक्ट करिए कि वो डायरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपसे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी भी डोरमेंट कंपनी पढ़ा है। मैंने भी इवन पढ़ाया अपनी क्लास में। जैसे तो हम लोग बोलते हैं ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन, कि आप ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन लगा रहे हो वो किस बेसिस पे लगा रहे हो, क्योंकि सेक्शन 455 आपको बताता है कि अगर आपकी कंपनी इनएक्टिव है
तो हम लोग पढ़ते थे सेक्शन 445 में कि अगर आपकी कंपनी या तो इनएक्टिव हो या फिर पॉइंट नंबर ए में फॉल करती हो तो आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे लिखा द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए है, या फिर वो होल्ड करती है एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बट उस कंपनी की कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कर लेती थी, वो पर्टिकुलर कंपनी जो थी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती थी। फिर उसी तरीके से हम बोलते थे कि कंपनी ना इनएक्टिव कंपनी है, और इनएक्टिव कंपनी के लिए ये 3 पॉइंट होते थे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्लास में भी ये चीज़ अलग अलग सेपरेटली बताई थी। तो ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये तब दिए हैं अगर आपकी कंपनी कैसी कंपनी है, इनएक्टिव कंपनी। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, अगर मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये पॉइंट नंबर ए है या पॉइंट नंबर बी है, आप दोनों में से किसी में भी फॉल करेंगे तो आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं सर। फिर नीचे लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन कि आपकी कंपनी में क्या कुछ असेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड डेट टू विच लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स परटेन्स, कि आपने लास्ट कब एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह फाइल की थी, उनकी डेट्स वगैरह बताइए। और नीचे देखिए अटैचमेंट लिखी हुई है, और अटैचमेंट में क्या लिखा हुआ है, एनओसी अटैच करनी है आपको फ्रॉम द रेगुलेटर इफ एप्लीकेबल। अगर आपकी कंपनी किसी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू गवर्नड है तो आपको एनओसी लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। और इसके अलावा अगर आप कोई ऑप्शनल अटैचमेंट लगाना चाहें तो यहाँ पे कोई भी तरीके की ऑप्शनल अटैचमेंट लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस तरीके से अब देखिए ये सारी बातें हम लोगों ने बोली थी कि डिक्लेरेशन देती है कंपनी कि वो कंपनी इन सब चीज़ों में कहीं फॉल नहीं कर रही। जैसे लिखा है द कंपनी इज नॉट हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लोन एंड इफ देयर इज एनी द कंकरेंस ऑफ द लेंडर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। बट इसको पहले इसकी जो लेंडर से हम अप्रूवल लेते थे उसके अटैचमेंट लगाते थे, आज अटैचमेंट नहीं लगानी। तो क्या मैं बोल दूं कि ये रूल 3 का प्रोवाइजो ही है। रूल 3 का क्या है, प्रोवाइजो, कि अगर ये सारी बातें हो रही होंगी इनमें से किसी में भी आपकी कंपनी फॉल करेगी तो फिर आप की कंपनी को एज सच डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि नहीं भाई हम इन सब चीज़ों में फॉल नहीं कर रहे। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 लिखा है देयर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी करके आए अभी हम। और जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टर यहाँ पे अपना डीएससी लगाएगा वो ये भी बताएगा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको किस रेजोल्यूशन नंबर में और कौन सी बोर्ड मीटिंग में ऑथराइज किया है। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का सिग्नेचर लग जाएगा, तो डेजिग्नेशन, और यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर लगा देगा डिन डाल के। और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी लगा दे और वो अपना क्या डाल देगा, मेंबरशिप नंबर डाल देगा कंपनी सेक्रेटरी का। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइल हो रही है ये उन लोगों के द्वारा फाइल की जा रही है जो कंपनी के खुद के मेंबर्स हैं, मतलब कंपनी के एम्प्लॉयड। ये जो कंपनी सेक्रेटरी है ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नहीं है बल्कि ये एम्प्लॉयड कंपनी सेक्रेटरी है। और इस पर्टिकुलर फॉर्म को बाद में सर्टिफाई कर देगा कौन, सर्टिफिकेट का लगा दिया जाएगा बाय द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में कंपनी सेक्रेटरी भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, जो भी है वो यहाँ पर अपने डीएससी लगा के इस एमएससी 1 में एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर देगा किसको, टू आरओसी। अच्छा, जब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चली जाएगी, इस एप्लीकेशन के जाने के बाद नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्टैचुरी ऑडिटर, जो आपकी कंपनी का स्टैचुरी ऑडिटर है उसको भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाना, एक डीएससी लगानी है। और उसको यहाँ पे अटैच क्या करना है सर, उसको यहाँ पे अटैच करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लग सके। तो ये बात भी हम लोग ऑलरेडी पहले भी हम लोग ये डिस्कस करते थे जब हम लोग सेक्शन 455 और उसके रूल्स पढ़ते थे कि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 30 दिन से पुराने नहीं होने चाहिए। जिस दिन आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उससे 30 दिन से पुराने नहीं होने चाहिए। उससे पीछे आप कितना पीछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 30 डेज ओल्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर, मतलब जो ऑडिटर होता है आपकी कंपनी का, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करके यहाँ पे अटैच करता है और अपनी डीएससी लगाता है। ठीक है सर। तो ये तो था हमारे सामने कौन सा फॉर्म, एमएससी 1, इसमें आपने एप्लीकेशन लगाई। अब एमएससी 3 जो फॉर्म है ये बात करता है आपकी रिटर्न्स की, कि आपकी कंपनी जो जिसको ऑलरेडी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल चुका है वो यहाँ पर रिटर्न फाइल करती है। तभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म एमएससी 3, और देखिए हेडिंग मैं हाईलाइट करूँ तो लिखा है रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी की रिटर्न। और अगेन ये सेक्शन 455 से ही गवर्न होता है और रूल्स भी आ जाते हैं, बट इसमें रूल आ जाते हैं 7-8 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स। इसमें रूल्स में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है सर। और फॉर्म में जैसे जैसे पहले बेसिक डिटेल्स थी यहाँ पे अभी भी वैसी ही बेसिक डिटेल्स हैं। और यहाँ पे भी देखिए लिखा है कि डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी, कि किस दिन आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिला था। जो सर्टिफिकेट पे डेट लिख कर आई होगी वही डेट आपको यहाँ डालनी होगी। इसके अलावा कंपनी के प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड डेट टू विच दिस रिटर्न रिलेट्स। ये पर्टिकुलर रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हो, आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट लिखिए। बोर्ड मीटिंग पर्टिकुलर्स, हम लोग ऐसे बोलते थे कि जो डोरमेंट कंपनी होती थी उस डोरमेंट कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करनी होती थी इन ईच एवरी कैलेंडर ईयर, इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे आप अपनी बोर्ड मीटिंग की डिटेल्स डालेंगे कि कब कब बोर्ड मीटिंग हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो केएमपी हैं, एज ऑन द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे।
है ना। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या कंपनी ने कोई एज सच ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं की है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी तो फिर आपकी कंपनी को एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन हम पढ़ते थे सर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ी थी सर कि पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट मेड टू फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और द पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार। और इसमें एक चौथी और होती थी सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, लेकिन वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की खाली उसी टाइम के लिए होती थी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड के लिए। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके बाद वो पॉइंट यहाँ पे आता नहीं था। इस वजह से यहाँ पे 3 पॉइंट लिखें कि इन ट्रांजेक्शन्स में आपने कितना पैसा खर्च किया वो बता दीजिए, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके अलावा लेकिन अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो जाती थी और वो करना अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कि आपकी कंपनी के कैसे कैसे शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स, आप जो भी यहाँ पे टिक लगाएंगे। और उसके बाद नीचे उनका बाइफर्केशन दीजिए कि किस किस क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स को और किस किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स को आपने इशू किया हुआ है, कि एट द बिगनिंग कितने थे, एट द एंड कितने थे, ये सारी बातें आपने यहाँ पे बताई। अच्छा, ये सारी बातें बताने के बाद नीचे अगेन आपने डिक्लेरेशन दी और डिक्लेरेशन अगेन उसी डायरेक्टर द्वारा दे दी गई जिसको ऑथराइज किया गया था। जनरली आप देखेंगे कि ऊपर MSc 1 जिसने साइन किया था वो यहाँ पे MSc 3 रिटर्न भी साइन कर देता है, क्योंकि वो एक ही बार ऑथराइज हो जाता है। और अगेन नीचे इस रिटर्न में सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा बाय अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में अगेन तीनों लोग आ जाएंगे, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड होल टाइम प्रैक्टिस। तो ये अगेन वही सारी बातें हो गई। तो ये हो गया रिटर्न। फिर इसके बाद हमारे पास आता है MSc 4। MSc 4 आपकी एक एप्लीकेशन है किस चीज़ के लिए, जब आप स्टेटस चाहते हो कौन सी कंपनी का, एक्टिव कंपनी का। मतलब आपकी कंपनी पहले कैसी थी, आपकी कंपनी पहले थी डॉर्मेंट कंपनी हो गई थी, और डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाने के बाद नाउ यू वांट कि आपकी कंपनी को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक्टिव कंपनी में। तो उसके लिए आ गया MSc 4। अब MSc 4 में अगेन आपके पास यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंप्लायंस रिलेटेड डिटेल। वेदर द कंपनी सीक्स टू ऑब्टेन एक्टिव स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी कंडीशन ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। क्या इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि शायद देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि एक पर्टिकुलर कंपनी है और उस पर्टिकुलर कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया, एक पर्टिकुलर कंपनी है और उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो उसको मना किया गया था कि बीइंग अ डॉर्मेंट कंपनी आप ये सब नहीं कर सकते, बट क्योंकि आपने ऐसा कर दिया इस वजह से अब आपकी कंपनी को वापस से एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपकी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल गया था, बट आपने अब क्या कर दिया, अपनी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, जब आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दी ना, तो आपकी कंपनी को एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि अगर आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया है तो उस नॉन कंप्लायंस के बारे में बताइए और साथ में उस डेट ऑफ नॉन कंप्लायंस के बारे में बताइए। फिर उसके बाद आपसे बोला गया SRN डिटेल्स कि आपने MSc 1 फॉर्म फाइल कब किया था, उसका SRN डिटेल दीजिए, और जो आपने अभी इस पर्टिकुलर फॉर्म से पहले आपने MSc 3 में रिटर्न फाइल की थी, अगर कोई फाइल की थी तो उसका भी SRN दीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड है। ये आपको देनी होगी, किस में देनी होगी, इस MSc 4 फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है कंपनी रिमेन्ड इन डॉर्मेंट स्टेटस सिंस, कि कब से ये पर्टिकुलर कंपनी डॉर्मेंट ही चल रही है। और ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है। अब इसके बाद इसमें हमने अटैचमेंट जो लगानी है अगर लगा दी, और उसके बाद अगेन डिजिटल सिग्नेचर्स लग गए किसके, उसी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाए जो ऑथराइज्ड है बाय द बोर्ड। साथ ही साथ यहाँ पे इन लोगों ने अपना DSC लगा दिया, और साथ ही बात एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से भी हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेशन ले ली, और इस तरीके से ये पर्टिकुलर फॉर्म फाइल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और देखिए फिर हमारे पास ये पर्टिकुलर रूल्स खत्म हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने, मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी मैंने ये कोशिश की कवरअप कराने की कि हार्डली 20-25 मिनट में हमारा ये कंटेंट पूरा रिकॉल हो जाए, जिससे कि आपका प्रेशियस टाइम किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। तो मेरे को लगता है कि हम लोगों ने MSc 1 देखा, MSc 3 देखा, MSc 4 देखा। MSc 2 5 क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो तो सर सर्टिफिकेट है, वो तो सर्टिफिकेट है जो ROC इशू करेगा, उसमें कंपनी कुछ नहीं करती। तो वो सर्टिफिकेट जब ROC इशू करता है तो कंपनी को मिल जाता है, एंड दैट्स इट। वो सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ कि किस दिन आपकी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिला। और MSc 5 अगर आपको मिलेगा तो होगा इट इज़ अ प्रूफ कि आपकी कंपनी पहले डॉर्मेंट कंपनी थी एंड नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ एक्टिव कंपनी। एंड ये 5 फॉर्म आपकी डॉर्मेंट कंपनी के रिगार्डिंग होते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो 5 फॉर्म है, एक बार वापस से अगर हम रिकॉल करें तो कौन कौन से थे, MSc 1, MSc 2, MSc 3, MSc 4 एंड MSc 5, जिसमें MSc 2 तो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग था, MSc 5 भी किसके रिगार्डिंग था, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग था। MSc 1 दिस वाज एप्लीकेशन जो फाइल की जा रही थी किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा टू ROC टू गेट द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। फिर MSc 4 में अगेन एक एप्लीकेशन फाइल की जा रही थी, अगेन बाय हुम, बाय कंपनी टू ROC टू गेट बैक द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम द डॉर्मेंट कंपनी। और जो MSc 3 फॉर्म था ये थी रिटर्न।
जो डोरमेंट कंपनी को फाइल करनी होती है हर साल। ये एप्लीकेशन थी किस लिए? टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बिल्कुल ठीक बात। और जो MSc 4 फॉर्म था, इसमें आप एप्लीकेशन लगा रहे थे टू गेट बैक द स्टेटस ऑफ, टू गेट द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, कि आपकी कंपनी को क्या मिल जाए? एक्टिव कंपनी मिल जाए। चलिए, ये होगी बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सर जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, खास करके ये बात उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे हैं, कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, आप देखिएगा जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में वही हो रही हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सब भ्रम की बातें हैं, ये सब धोखा देने वाली बातें हैं कि हम ऐसे बोलें कि अगर कोई टीचर आपको बोले या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको ऐसे बोले, भाई तुम बुक्स में कुछ और पढ़ते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ में जो बातें लिखी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वही, उसी के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पढ़ कुछ और रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ में होता कुछ और है। और मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ समझाई। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में तो हम लोगों ने सर बेसिक तौर पे देखा कि ये 3 फॉर्म्स किस लिए हैं और क्या इसमें चेंजेस आए हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा सर, या नेक्स्ट सेशन जो होगा, उसमें हम बात करेंगे सर स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के बारे में। किसके बारे में? स्ट्राइक ऑफ के बारे में। स्ट्राइक ऑफ के लिए हम पढ़ते हैं सर चैप्टर नंबर 18 और हम वहाँ पढ़ते हैं सेक्शन 440। एक सेकेंड। यहाँ पे हम पढ़ते हैं सर सेक्शन 248 से लेकर सेक्शन 252 तक, ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18 और हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शन 248 से लेकर 252 तक। और यहाँ पे फॉर्म आते हैं ST के फॉर्म्स। तो जो ST के फॉर्म्स हैं सर, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? स्ट्राइक ऑफ में। तो ये हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डू शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, एक पर्टिकुलर कंपनी के डोरमेंट कंपनी के कंसेप्ट को पढ़ा होगा, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके उस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देगी। और इतनी बार आप ये फॉर्म सुन लोगे ना कि आपको वो याद हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि, वैसे मेरे को लगता है कि एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से या एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी से भी ज़्यादा टफ लाइफ है एक स्टूडेंट की। क्यों? क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो वी आर हैविंग ऑप्शंस कि हम क्लाइंट से टाइम मांग के अपने स्टडी अपना वापस से सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट स्टूडेंट के लिए तो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट यूज नीड्स टू मेमोराइज इट, और मेमोराइजेशन पावर जो स्टूडेंट की है वो शायद प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल की भी नहीं है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को पूरी तरीके से रिकॉल करिए और इस वीडियो को अच्छे लोगों से शेयर करिए सब बच्चों के साथ, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको और ऐसी कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी, जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? स्ट्राइक ऑफ के बारे में। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। होप सो यू एंजॉयड द सेशन। गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे रादर। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।